गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो तुम चेक करो कि तुमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो सही है या गलत है। क्वेश्चन क्या था? ये टाइम एक्सिस और ये वोल्टेज एक्सिस, ये मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट, ये माइनस वी नॉट। टाइम पीरियड तुम्हें पता चलता है, ये टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड का हाफ है। लास्ट क्लास में मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि टाइम पीरियड वाला पोजीशन कौन सा है, टाइम पीरियड के हाफ वाला पोजीशन कौन सा है। तो ये टाइम पीरियड वाला पोजीशन है। अगर वहां पर कंफ्यूजन था कि टाइम पीरियड को लेकर के, तो फिर से एक बार वीडियो पॉज करके तुम सॉल्व करना। तो ये t/2 का पोजीशन है, ये t का पोजीशन है। ऐसे ही ग्राफ आगे कंटिन्यूअस है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट। यहाँ अपने को क्या फाइंड करना था? वी आर एम एस और वी का एवरेज वैल्यू, यही अपने को फाइंड करना था। अब याद करो एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड किया था हम लोगों ने। एवरेज वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लिखते थे। तो आई एवरेज लिखना है तो मैं क्या कहूँगा, सॉरी वी एवरेज निकालना अपने को, वी एवरेज निकालना है। तो वी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। मैंने बोला था कि एवरेज वैल्यू हाफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डिफाइंड है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल। तो t/2, 0 t/2। और ये क्या है? यही एरिया है, एरिया अंडर वोल्टेज टाइम ग्राफ फॉर द टाइम पीरियड, फॉर द टाइम 0 to t/2। तो ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये एरिया देखो तो कैसे बता सकता हूं, ये वी नॉट है और बेस कितना, t/2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा? वी डी टी का इंटीग्रेशन, हाफ, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, वी डी टी का इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर वी टी ग्राफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वी नॉट अपॉन इसका इंटीग्रेशन t/2 आएगा। t/2 कैंसिल, ये हो गया v0/2। तो v एवरेज का वैल्यू v0/2। अब अपने को Vrms निकालना है, सॉरी हाँ Vrms। तो Vrms के लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा और फॉर द टाइम पीरियड, यही ये जो निकलने जा रहा है वो Vrms नहीं है, करेंट का स्क्वायर का मीन है, जिसको एवरेज भी बोल सकते हो तुम, सॉरी वोल्टेज का स्क्वायर का एवरेज। वोल्टेज के स्क्वायर का एवरेज वैल्यू ये है। क्योंकि आरएमएस निकालने के लिए एक टाइम पीरियड तक का देखते थे, इसीलिए एक टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा करेंट, वोल्टेज के स्क्वायर का मीन, और फिर इसका रूट करेंगे तो Vrms। तो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा किया था। तो अब वोल्टेज का ग्राफ एक टाइम पीरियड के लिए, वोल्टेज के पहले तो वोल्टेज टाइम के फंक्शन में लिखना पड़ेगा, सॉरी टाइम के फंक्शन में लिखना पड़ेगा, वोल्टेज को टाइम के फंक्शन में। तो एक टाइम पीरियड मतलब इसका, 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 इसका। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं, वोल्टेज का स्क्वायर करने से सारा पॉजिटिव बन जाएगा, और
तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइड चला जाएगा। और अभी ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का स्क्वायर करने से ग्राफ में कुछ ऐसा चेंजिंग आएगा। अगर मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़े हो तो तुम्हें पता है कि वोल्टेज का स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये वोल्टेज का स्क्वायर है तो, अगर ये वोल्टेज का स्क्वायर है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसका वोल्टेज वाले का ग्राफ स्क्वायरिंग करने से कुछ ऐसा बन जाएगा ये। और ये वाला क्वांटिटी ऊपर, अगर सिर्फ वोल्टेज को पॉजिटिव बनाओ तो, और स्क्वायरिंग करने से ये ग्राफ कुछ ऐसा, और ये ग्राफ कुछ ऐसा। तो टाइम पीरियड कहां तक था, यहां तक। अब ध्यान से देखो तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सारा सिमेट्रिक है। तो अपने को क्या करना है, इसका डबल कर दो, इस एरिया का डबल कर दो, तो एक टाइम पीरियड का। तो इस इतना का निकाल के डबल कर दो, या फिर कहो इतना का निकाल करके 4 टाइम्स कर दो। वोल्टेज का स्क्वायर और टाइम एक्सिस का एरिया इतना का निकालो और इसका 4 टाइम्स करो, 1 2 3 4, एक टाइम पीरियड। तो मैं इतना का निकाल करके 4 टाइम्स। तो वोल्टेज का ग्राफ कैसा था, यही तो था। तो ये वोल्टेज का ग्राफ तो अपने को लिखने आता है। जैसे वहां लिखा था करंट में, कैसे लिखा था याद करो, वोल्टेज का ग्राफ कैसा था, यही तो था। तो वोल्टेज का ग्राफ था y इक्वल टू m, m कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, v0 अपॉन बेस कितना, t/4, y इक्वल टू m x, x यानी कि टाइम एक्सिस, और सेंटर से पास कर रहा है इसलिए c0। ये कितना बन जाएगा, 4v0 t, t की जगह x है, x की जगह t है वोल्टेज का। अब करना क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वोल्टेज का स्क्वायर का एवरेज तो यही है, लेकिन इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 4 पार्ट में, v स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, इसको तो रहने देता हूं एक टाइम पीरियड, ये 4 किया हूं तो 1/4 टाइम पीरियड के लिए, t/4 के लिए। एक टाइम पीरियड के लिए ये, या कहो कि t4 का 4 टाइम्स, वही मैंने किया यहां। अब नीचे से क्या आ जाएगा, ये तो t बन जाएगा, और ये 4t और v स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा, ये सब तो कांस्टेंट है, इसका स्क्वायरिंग करके बाहर आ जाएगा 16 v0 स्क्वायर t स्क्वायर, और इसका t स्क्वायर और ये dt अंदर रह जाएगा, t स्क्वायर dt, और लिमिट 0 से लेके t/4। अब मैं इसको आगे कर दे रहा हूं, तो यहां से कितना हो जाएगा, 64 v0 स्क्वायर t3, और यहां से क्या आ जाएगा, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t3/3, 0 से t/4, 64/3 t3 v0 स्क्वायर, और अपर लिमिट से बनेगा tq अपॉन 64, tq अपॉन 64। तो ये कितना, 64 से 64 कैंसिल, और tq से tq कैंसिल। इसका भी देख लो वही चीज आ रहा है, 3
वी स्क्वायर एवरेज, तो वी आर एम एस कितना आ जाएगा, वोल्टेज के स्क्वायर का मीन का रूट, तो इसका रूट करेंगे तो वी नॉट बाई 3। देख लो जो लास्ट क्वेश्चन एक किया था ये वाला, इसका भी शायद रिजल्ट यही आया था, √3 होगा। रूट करेंगे तो ये वी स्क्वायर था, ये वी स्क्वायर, वी स्क्वायर, रूट करेंगे तो वी नॉट बाई √3, तो इसी जैसा रिजल्ट ये भी आया है। तो आगे कभी भी ऐसे आए तो ऐसे ही सोचना है चीज़ों को, क्योंकि सब हर एक टाइम का हम एरिया ग्राफ निकालेंगे तभी उसका हम क्या करेंगे 4 पार्ट में। अगर एक टाइम पीरियड तक का था तो यहाँ वाले का ग्राफ का, यहाँ वाले का एरिया का स्क्वायर प्लस यहाँ वाले का एरिया का स्क्वायर प्लस यहाँ वाले का प्लस यहाँ वाले का, तो सबका करेंट का, सबका वोल्टेज का ग्राफ अलग अलग होगा, तो 4 पार्ट में अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन चारों पार्ट का एरिया सेम है, तो मैंने एक पार्ट का लिखा और 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो पूरे टाइम पीरियड तक का आ गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि ऐसे सोचना है, और ऐसे सोचोगे तो क्विक सॉल्व होगा, और नहीं तो हर एक पार्ट का तुम्हें ग्राफ लिखना पड़ जाएगा जो कि काफ़ी लेंदी है। तो मेरे हिसाब से जितना अपने को आरएमएस और एवरेज सिखाने के लिए बेसिक आइडिया देना चाहिए उतना मैंने दे दिया है। अब इतना के बेसिस पर तुम्हें आरएमएस और एवरेज का वैल्यू फाइंड करने आना चाहिए। क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनते हैं ऐसे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एसी सर्किट्स। सिंपल एसी सर्किट। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले इसमें सिंपल एसी सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे प्योरली कैपेसिटिव, सिर्फ कैपेसिटर और बैटरी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, रेसिस्टेंस बैटरी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर और बैटरी। तो सबसे पहले प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। मान लो ये बैटरी है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसी ईएमएफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी को इस तरह से करते थे। इसका वैल्यू E = E0 साइन ओमेगा टी। ये पिक वैल्यू है ईएमएफ का, मैक्सिमम वैल्यू, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी टाइम पर। बैटरी है, एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू R हो। करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, तो कुछ लोग करंट का डायरेक्शन देते भी है, कुछ लोग नहीं देते। नहीं इसलिए देते हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन फिक्स है ही नहीं। तो करंट का डायरेक्शन चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं भी दो तो चलेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। कभी करंट ऐसे बनेगा, कभी करंट ऐसे बनेगा, क्योंकि ये ईएमएफ पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक जाता है। तो सर्किट में करंट कैसे देखेंगे, वैसे ही किरचॉफ्स लॉ की तरह। तो करंट कैसे होता है, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। तो आई मैं कैसे लिखूंगा, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। ईएमएफ कितना, E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। इस करंट को मैं पीक करंट के टर्म में लिख सकता हूं इस तरह से, साइन ओमेगा टी। ये मेरा पीक करंट है, यानी कि पीक करंट कितना, E0 अपॉन R। अब यहां से क्या करने जा रहे हैं अपने को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा। जैसे मैं अगला
सेकंड पार्ट करूंगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, वहां से पता चलने लगेगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। तो ईएमएफ कितना, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी तो बस ऐसे ही देखो, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट दिखाता हूं। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में रेसिस्टेंस के जगह कैपेसिटर, अब अगर ये बैटरी मान लो ऐसे रहा तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, और पोलैरिटी बैटरी का कुछ ऐसा रहा तो इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो ये बैटरी देखो तो अपना पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तो कभी पॉजिटिव इस पर कभी नेगेटिव इस पर, कभी पॉजिटिव इस पर कभी नेगेटिव इस पर, तो इस पर चार्ज कभी भी फिक्स नहीं होता। और याद करो कैपेसिटर पर चार्ज वेरी कर रहा है तो सर्किट से करंट होगा, सर्किट से करंट होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एसी सर्किट में कैपेसिटर से कभी भी करंट जीरो नहीं होता। एसी सर्किट में कैपेसिटर से करंट कभी भी जीरो नहीं होता। डीसी सर्किट में कैपेसिटर फुल चार्ज तो करंट बंद, लेकिन यहां पर तो पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रहा है तो इस पर चार्ज भी फिक्स नहीं है। चार्ज फिक्स नहीं है मतलब चार्ज वेरी कर रहा है, चार्ज वेरी कर रहा है मतलब करंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एसी सर्किट में कैपेसिटर के थ्रू कभी भी करंट जीरो नहीं होता, हमेशा करंट बना हुआ रहता है। अब मान लो हमें करंट लिखना हो, वो ईएमएफ पता है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, तो मुझे इस सर्किट में करंट लिखना है, करंट लिखना है। तो अभी मैं मान लेता हूं किसी टाइम टी पर इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, तो मैं वही लिखने जा रहा हूं। चार्ज क्यू एट एनी टाइम टी कैपेसिटर पर, इसको मैं मान रहा हूं क्यू। अब देखो तो अगर मैंने इस पर पॉजिटिव माना, इस पर नेगेटिव चार्ज माना, मतलब बैटरी कुछ ऐसा रहा होगा। तो मैं कैसे, अगर किरचॉफ्स के लूप लॉ की तरह देखूं तो यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है और यहां से यहां घट रहा है, तो उसको वैसे ही सोचो तो किरचॉफ्स लूप लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। तो क्या होगा, यहां से यहां गए पोटेंशियल बढ़ा, कितना E बढ़ा, E जिसका वैल्यू ये रखेंगे, E घटा माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको सेट कर देते हैं और E का वैल्यू पुट कर देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू इक्वल टू सी ई साइन ओमेगा टी। अब यहां से मैं देखो तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो सर्किट में करंट मिल जाएगा अपने को। इसको डिफरेंशिएट करना तो सीई तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और ओमेगा बाहर आएगा। अब इस करंट को हम इसको बोल सकते हैं पीक करंट, आई नॉट, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी।
लेकिन मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, अभी जैसे रेसिस्टेंस में लिखा था E/R पीक करंट को, इसी फॉर्मेट में मैं लिखना चाहता हूँ। तो इस फॉर्मेट में मैं कैसे लिखूँ इसको, E तो यही रहने देता हूँ 1/ωc, क्योंकि ωc ऊपर जाएगा तो यही टर्म बन जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं EMF अपॉन रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में लिख सकूँ। कॉस, और इसको देखो तो इस कॉस ओमेगा टी को मैं साइन के टर्म में लिखना चाहता हूं, इस कॉस को मैं साइन के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो कैसे लिख सकता हूं, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसे लिख सकता हूं मैं। माइनस में भी लिख सकता था, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता। साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता। ऐसा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि मैं इन दोनों को फेज, ईएमएफ और करंट के फेज को मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं। ईएमएफ और करंट के फेज को कंपैरिजन करना चाहता हूं। तो यहाँ साइन, यहाँ भी साइन, तो यहाँ माइनस ओमेगा टी है, यहाँ प्लस ओमेगा टी है, तो इससे हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ओमेगा टी प्लस π/2। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। मैं इस फॉर्मेट में फिर से बोल रहा हूँ, इस फॉर्मेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं ईएमएफ और करंट के फेज को मैं कंपैरिजन कर सकूं। अब कंपैरिजन कर सकता हूं। देखो तो यहां पर क्या है, दोनों को कंपैरिजन करके मैं ये बता सकता हूं कि करंट का फेज ईएमएफ के फेज से π/2 लीड कर रहा है। बहुत ध्यान से, करंट का फेज π/2 लीड कर रहा है ईएमएफ के फेज से। यही मैं वहां पर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में ईएमएफ में भी साइन आया था और करंट में भी साइन आया था। इसका मतलब है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में जब रेसिस्टेंस सिर्फ लगाते हैं तो ईएमएफ और करंट का फेज सेम होता है, लेकिन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ईएमएफ और करंट में फेज का डिफरेंस π/2 का आता है, और डिफरेंस में भी करंट का फेज लीड करता है ईएमएफ के फेज से बाई π/2। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछेगा तुमसे। ये पूछ सकता है कि कौन फेज में लीड कर रहा है, ईएमएफ कर रहा है या करंट कर रहा है। करंट कर रहा है लीड π/2, किसमें, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। और यहां से डायमेंशनली देखो तो ये करंट है, तो इसको ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, करंट है तो ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, जिसको पिक करंट बोल रहे थे। तो यहां पर ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/ωc रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एक नाम लेते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटर के कारण रेसिस्टेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बहुत ध्यान रखो किसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव इसलिए क्योंकि कैपेसिटर के कारण बना है, या ऐसे भी बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। बात एक ही है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका नाम क्या है, 1/ωc का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कुछ लोग रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर भी बोलते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स और सबस्क्रिप्ट सी लगाते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
तो अब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं। तो क्या कर सकता हूं, करेंट इक्वल टू ई अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये मेरा पीक करेंट। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, फेज को देख करके, कि फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करेंट लीड इन फेज, करेंट लीड करता है फेज में, किससे, ईएमएफ से, कितना, पाई बाई 2। ये मैं लिखने जा रहा हूं, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। phase of current leads the EMF. Phase of current leads the EMF by pi by 2. तो करंट का फेज पाई बाई 2 लीड करता है ईएमएफ के फेज से। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मुझे ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब साइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और यहां से बोल सकते हैं करंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बोलो, या इसी के बदले बोल दो कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ का ग्राफ मतलब साइन का ग्राफ, करंट का ग्राफ मतलब कॉस का ग्राफ। तो मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैं वर्टिकल एक्सिस में करंट भी ले सकता हूं, ईएमएफ भी ले सकता हूं, और ये टाइम एक्सिस है। अगर मैं ईएमएफ का ग्राफ यानी कि साइन का ग्राफ, ऐसा कुछ होगा, और करंट का ग्राफ मतलब कॉस का ग्राफ, और कॉस का ग्राफ कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। मैं डॉटेड से इसलिए दिखा रहा हूं ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकूं। जहां पर साइन का वैल्यू मैक्सिमम वहां पर कॉस जीरो, जहां पर कॉस का वैल्यू मैक्सिमम वहां पर साइन जीरो, साइन मैक्सिमम कॉस जीरो, साइन जीरो कॉस मैक्सिमम। कॉस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बाय साइन जीरो, साइन जीरो तो कॉस का मैक्सिमम, साइन का मैक्सिमम कॉस का जीरो। ये ग्राफ किसका है, ईएमएफ का, और ये ग्राफ किसका है, करंट का। अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़े होगे तो शिफ्टिंग वगैरह सिखाया गया होगा मैथ में। ये बोलते हैं इनपुट शिफ्टिंग। प्लस कहने का मतलब ग्राफ को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया गया है। जैसा ग्राफ इसका है, इसके ग्राफ को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया गया। प्लस मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, कितना, पाई बाई 2। तो तुम, अगर हो सकता है कि ये तो साइन का है, अगर कुछ फाई के साथ रहता तो ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत होता। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने दे दिया ना। अगर यहाँ पर फेज कांस्टेंट होता तो ये जो जीरो से पास कर रहा था, ये जीरो से पास नहीं कर रहा होता ईएमएफ का ग्राफ, तो फिर सोचने में दिक्कत होता। अभी तो इस फॉर्मेट में है तो आसानी से सोच पा रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको देख करके इसके ग्राफ को मैं बोलूंगा कि ग्राफ
प्लस करने से ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है और माइनस करने से ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट होता है। इसको इनपुट शिफ्टिंग बोलते हैं। तो मेरा प्लस था, तो ईएमएफ वाला ग्राफ पाई बाई 2 शिफ्ट कर दो। तो देखो, तो यहाँ पाई बाई 2 ही आता है साइन का, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो ये वाला ग्राफ, ये वाला पोजीशन को यहाँ शिफ्ट कर दो। इसको ऐसे भी बोल सकते हो। इस वाले बोल्ड वाले को पाई बाई 2 शिफ्ट कर दोगे तो ये पोजीशन बन जाएगा ग्राफ का। तुम देख लो, ये पाई बाई 2 का शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग से भी देख सकते हैं हम लोग। तो ईएमएफ के ग्राफ को पाई बाई 2 शिफ्ट कर दोगे तो करंट का ग्राफ बन जाएगा। अब ईएमएफ का जैसा भी रहे, कोई जरूरी नहीं कि 0 से ही पास हो, जैसा भी रहे, कभी डिस्टिंग्विश करने के लिए दे दे कि कौन सा ईएमएफ का है, कौन सा करंट का है। तो वैसे ही देखना, किसमें एक को फिक्स करके देखो तो दूसरा पाई बाई 2 शिफ्ट है कि नहीं। तो इसको मैंने देखा तो ये पाई बाई 2 शिफ्ट है लेफ्टवर्ड, मतलब ये ईएमएफ है तो ये करंट है। तो ये सब बातें पूछी जा सकती है। और यहाँ से ये भी सीख गए कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है। XC का वैल्यू 1/ωc, और इसका SI यूनिट क्या बनेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है ये, इसलिए इसका SI यूनिट रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का SI यूनिट ओम, रेसिस्टेंस की तरह। अब ध्यान रखो, कभी कभी सर्किट में तुम्हें फ्रीक्वेंसी बता दे, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, टाइम पीरियड को 2 पाई बाई ओमेगा, इसको 1/t कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, ये बन जाएगा ω/2 पाई। तो ओमेगा इक्वल टू कितना, 2 पाई f। तो कभी अगर फ्रीक्वेंसी दे दे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे लिखेंगे, 1/2 पाई एफ सी। अगर फ्रीक्वेंसी दे दे, कैपेसिटेंस दे दे, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे और ये ओम में आएगा। सब कुछ एसआई में रखेंगे। तो इसको कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट जानते हो, फैराड। माइक्रो रहे तो उसको माइक्रो का वैल्यू रख देना, एसआई यूनिट फैराड में, फ्रीक्वेंसी रख दो पर सेकंड में, और जो आएगा वैल्यू वो ओम में आएगा। तो फ्रीक्वेंसी दे दे, कैपेसिटेंस दे दे, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। और अगर पीक करंट बोल दे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए, तो पीक करंट कितना, ईएमएफ ई नॉट अपॉन ये वैल्यू रखेंगे तो ये सारा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एफ सी। तो ये ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली एक इंडक्टर बनाता हूं जिसके पास सिर्फ इंडक्टेंस है, रेसिस्टेंस इसका नहीं है। ईएमएफ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर का इंडक्टेंस L। तो करंट वैरी कर रहा है तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मान लो करंट ऐसे जा रहा है, एक सपोज करते हैं, तो ये बैटरी मैं कैसे लूँगा, कुछ इस तरह से लूँगा, और इसके ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो माइनस, डायरेक्शन नहीं देखूंगा मैं क्योंकि करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है अपने को नहीं पता एग्जैक्टली। तो ईएमएफ का वैल्यू ये, तो तुम्हारे पास दो ईएमएफ है, एक ईएमएफ ये है और दूसरा ईएमएफ ये है। रेसिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं नेट ईएमएफ कितना, E प्लस E1। ऐसे भी बोला था
कि जो बैटरी होता है, जो बैटरी लिए उसी के सपोर्ट में इसको दिखा दो लिखते वक्त। मतलब दोनों ईएमएफ, ये बैटरी का एक ईएमएफ और ये ईएमएफ, दोनों को ऐड करो। वो अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद सेट होगा। मैंने ये भी बोला था कि ओपन सर्किट में अपने को देखना रहता है। ओपन सर्किट रहे तो हम देखेंगे कि ये क्लोज है या ओपन है, सॉरी ओपन सर्किट रहे तो ये चेक करेंगे कि ये है सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब सर्किट क्लोज रहे तो अपने को ये चेक करना ही नहीं कि सपोर्ट है या अपोज है। तो मेरे पास दो ईएमएफ है फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, E प्लस E1 0, E0 साइन ओमेगा टी प्लस E1 के एक बार लिख देता हूँ 0, E0 साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। इसको अपोजिट साइड ले जाओ, डी आई इक्वल टू कैसा बन जाएगा, E0 बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो क्योंकि अपने को करंट लिखना है, करंट लिखना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अपने को इनिशियल कंडीशन पता नहीं है। जनरल तो लिख देंगे लेकिन इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर क्या था हम नहीं बता रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब लिमिट नहीं रखेंगे और इंटीग्रेशन आएगा तो कुछ कांस्टेंट दे देंगे हम लोग, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इधर डी आई का इंटीग्रेशन एक बार लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इधर आई हो जाएगा, E0 बाई एल कॉन्स्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इंटीग्रेशन करके आया वो है, प्लस कुछ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये मेरा करंट आया। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, E0 बाई ओमेगा एल माइनस साइन के साथ कॉस ओमेगा टी प्लस सी, ये मेरा करंट है। अब यहां से देखो तो कांस्टेंट का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो कांस्टेंट का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करता हूं, एवरेज करंट लिखता हूं। एवरेज करंट अपने को पता है एक टाइम पीरियड के लिए 0, और पहले से बता चुका हूं कि साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड के लिए 0, साइन का कहो या कॉस का कहो, एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए जितना पॉजिटिव ये उतना ही पॉजिटिव, और ये दोनों जितना पॉजिटिव उतना ही ये एरिया नेगेटिव। तो साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में 0 होता है। तो फॉर वन टाइम पीरियड आई एवरेज इक्वल टू 0, और कॉस का भी एवरेज वैल्यू थीटा में लिख देता हूं, कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, टेकिंग एवरेज वैल्यू इक्वेशन 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू 0। अपने को पता चल गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट 0 है, यानी कि फाइनली करंट का इक्वेशन कैसा बचा, माइनस E0 बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ये पता चल गया ये 0 है, इसी को तो पता करना था अपने को, और इसी के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू लिखे थे। अब देखो तो वापस मैं इससे कंपैरिजन करने के लिए इसको सेट करता हूं, करंट और ईएमएफ को कंपैरिजन करना है फेज से।
माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल। कॉस को लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और इस माइनस को अंदर कर दूंगा क्योंकि माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस माइनस को मैं अंदर करता हूं, अंदर करूंगा तो कैसा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखना, कंपैरिजन कर रहा हूं, यहां पर करेंट का फेज पाई बाई टू लैग कर रहा है ईएमएफ से, यहां पर ईएमएफ का फेज लीड कर रहा है करंट से। प्योरली कैपेसिटिव में करंट का फेज लीड कर रहा था ईएमएफ से, प्योरली इंडक्टिव में ईएमएफ लीड कर रहा है फेज में करंट से पाई बाई टू। ये बहुत अच्छे से याद रखना है बात। दूसरी बात, यहां पर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख रहे थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, XL। क्या है ये, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मैं फाइनली लिख रहा हूं ऊपर इसको, I इक्वल टू ई नॉट बाई XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यही क्वांटिटी मेरा पीक करेंट है। और मैं फेज के बारे में अब लिख रहा हूं, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। phase of current lag behind the EMF by pi by 2। तो पाई बाई टू फेज में पीछे होता है करंट, किससे, ईएमएफ से। अब मैं फिर से ग्राफ दिखा रहा हूं, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ अगर ऐसा है तो मेरा करंट कैसा बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहाँ पर आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई एक्सएल, और एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल। तो ये भी, इसका भी एस यूनिट ओम बनेगा, ये ध्यान रखना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, वो रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे उसको, और रेसिस्टेंस का एस यूनिट ओम। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू 1/ओमेगा सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ओमेगा एल। ये ध्यान रखना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर मैं ग्राफ दिखाता हूं, ये टाइम एक्सिस है और ये ईएमएफ और करंट दोनों हो सकता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ईएमएफ का ग्राफ है, दिख रहा, t इक्वल टू 0 पर ईएमएफ का वैल्यू 0। अभी सिखाया था मैंने, ये ग्राफ क्या होगा, इस ग्राफ से मैं पाई बाई टू राइटवर्ड शिफ्ट कर दूंगा, माइनस करने से राइटवर्ड शिफ्ट, ध्यान रखना,
माइनस राइटवर्ड शिफ्ट प्लस लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो इनपुट शिफ्टिंग किधर है, राइटवर्ड है, कितना, π/2। मतलब जो ग्राफ 0 पर है वो π/2 पर, ये π/2 वाला पोजीशन है, ये पाई वाला पोजीशन है, मतलब ये वाला पोजीशन यहाँ आ जाए और ये वाला पोजीशन यहाँ चला जाए, π/2 शिफ्ट करते ही ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और देखो तो जो ये ग्राफ इधर था ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, देख लो ये π/2 शिफ्टिंग है, यहाँ भी π/2 शिफ्टिंग है और यहाँ भी π/2 शिफ्टिंग है, यहाँ भी π/2 शिफ्टिंग है। ये था नहीं कुछ, मैं इसको नहीं दिखा रहा। तो जहां पर फिर से वैसे ही एक मैक्सिमम जहां पर होगा दूसरा मिनिमम 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमम तो ये 0, ये मैक्सिमम तो ये 0, इसीलिए ये 0 तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाइज तो ये ग्राफ किसका, ये करंट का। अब ध्यान करो तो ये कौन से करंट का है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का, ये ईएमएफ का प्योरली इंडक्टिव सर्किट का करंट। अगर मैं इसी में, ये तो एक ग्राफ रखने देना, ये स्पेशल बनाना है, अगर मैं तीनों का ईएमएफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए करंट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, तीनों में ग्राफ दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, तो 2 का तो दिखाया हुआ है, इसी ग्राफ को π/2 शिफ्ट कर दूंगा इधर, क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड करता है, ये ध्यान रखना। तो ग्राफ को क्या करेंगे, प्लस करने से लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होता है, तो ईएमएफ को इधर शिफ्ट कर दो, यानी ये पोजीशन यहाँ आ जाएगा और ये पोजीशन यहाँ। अब देख लो इसका जस्ट सिमेट्रिक है, जस्ट सिमेट्रिक है, देख लो ये प्योरली इंडक्टिव वाला और ये प्योरली कैपेसिटिव वाला सिमेट्रिक है इसके, देख लो। तो आगे सोचना नहीं, इसके सिमेट्रिक बनाते जाओ, इसके सिमेट्रिक। अब ये वाला किसका है करंट, ये जो करंट है प्योरली कैपेसिटिव वाला है। तो कभी इस तरह से तीनों तुम्हें ग्राफ दे दे, 3 ग्राफ दे दे, ये भी ग्राफ दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, और तुमसे पूछ दे कि कौन ईएमएफ का है, कौन प्योरली कैपेसिटिव का करंट है, कौन प्योरली इंडक्टिव का करंट है, तो बहुत आसानी से हम सोच के बता सकते हैं कि कौन सा किसका है। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में क्या पढ़ते हैं, इम्पीडेंस इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ईएमएफ और करंट का जनरल इक्वेशन लिखता हूं। अपने को पता चल गया कि फेज में डिफरेंस आता है, अब डिफरेंस क्या आएगा वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं, लेट फॉर ए गिवन सर्किट EMF is
E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड करेंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस दोनों का बनेगा। मैं अभी जनरल मान रहा हूँ क्योंकि जनरल सर्किट है ये मेरा। अब जनरल सर्किट में कुछ भी हो सकता है, प्योरली कैपेसिटी भी हो सकता है, प्योरली वाला भी हो सकता है और मिक्स वाला भी हो सकता है। मतलब एल आर सर्किट, एल सी आर सर्किट, सी आर सर्किट, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं करंट ऐसा लिख रहा हूं, वेयर पीक करंट I नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। पीक करंट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। अब याद करो, अभी कुछ देर पहले इसको x लिख रहे थे। प्योरली कैपेसिटी के लिए xc, प्योरली इंडक्टिव के लिए xr, प्योरली कैपेसिटिव के लिए xc, प्योरली इंडक्टिव के लिए xl और प्योरली रेसिस्टिव के लिए ये रेसिस्टेंस था, याद करो। अब सर्किट अगर मिक्स सर्किट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग जेड का वैल्यू कुछ और रहेगा। तो इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। अब सर्किट का इम्पीडेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो इम्पीडेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस का रिजल्टेंट वैल्यू होता है। अब रिजल्टेंट कैसे देखेंगे? उसको देखने के लिए पहले फिर से हम इसी से हम देखते हैं प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो जेड क्या होता है? रिएक्टेंस, चाहे वो कैपेसिटिव हो या इंडक्टिव हो, और रेसिस्टेंस का रिजल्टेंट। लेकिन अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट रहा तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट रहा तो ये बनेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जेड क्या बनेगा? तो हम प्योरली सर्किट के लिए देखना चाहते हैं जेड क्या होगा, जो कि हम पहले से जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, तीनों सर्किट बनाते हैं। अब याद करो, यहां पर मैं आई नॉट कैसे लिख रहा था? ई नॉट बाई आर। तो यहां पर जेड कितना हो गया? आर। और ई को ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा था और आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो याद करो, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में साइन और करंट और ईएमएफ का फेज सेम था, यानी फेज कांस्टेंट यहां पर जीरो। तो यहां पर फेज कांस्टेंट कितना? जीरो। और जेड कितना? आर। फेज कांस्टेंट जीरो का मतलब ये है, हम लोग जो देखते हैं चीजें, रेसिस्टेंस जब था तो मेरा फेज कांस्टेंट जीरो, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अगर मैं रेसिस्टेंस मानूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रेसिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? फाई, यही रिप्रेजेंट करता है। तो फाई कितना बना रहा है? जीरो।
फाई यहाँ पर 0, ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो तो Z कितना, 3 चीजें देख रहा हूं मैं, पीक करंट से मैं यहाँ Z देख पा रहा हूँ, Z कितना R, और इससे फेज से मैं फाई का वैल्यू देख रहा हूँ 0। इसके लिए कैसा था ये, इसके लिए प्लस π/2 था, याद करो। तो यहाँ पर मैं I0 का वैल्यू कैसे लिख रहा था, E0/XC, और यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना था, π/2। ये π/2, इसमें रेसिस्टेंस नहीं था, तो रेसिस्टेंस को हम लोग किधर ले रहे थे, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये फेज π/2 बता रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस को प्लस y की तरफ लिखो, XC, तभी फेज बनेगा π/2, क्योंकि यहीं से एंगल मेजर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। और Z यहाँ कितना हो जाएगा, XC, इसमें क्या हो जाएगा, I0 इक्वल टू E0/XL, यहाँ से XL मैं यहीं लिख देता हूँ, XL कितना हो गया, Z कितना हो गया, XL, और ये यहाँ पर इस केस के लिए याद करो, ये -π/2 होता था, तो यहाँ पर फाई कैसा बनने जा रहा है, -π/2। अब -π/2 क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यानी इंडक्टिव सर्किट निगेटिव y की तरफ लेंगे। अगर मैं इसे x कहूं तो निगेटिव एक्सिस की तरफ इंडक्टिव रिएक्टेंस को लेंगे, XL। हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इम्पीडेंस मिक्स सर्किट का, ये बताया था रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का रिजल्टेंट होता है। तो ये इम्पीडेंस कैसे फाइंड करते हैं, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं दोनों को, और ये किधर करते हैं, पॉजिटिव x तरफ, रेसिस्टेंस को पॉजिटिव x की तरफ और इंडक्टेंस को पॉजिटिव y की तरफ, इंडक्टेंस नहीं है, ये रिएक्टेंस है, इम्पीडेंस, और ये क्या है, रिएक्टेंस को पॉजिटिव y की तरफ, इंडक्टेंस को तो L से बोलते हैं, इंडक्टर के कोरस्पॉन्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है, रिएक्टेंस है। रेसिस्टेंस को एक्स एक्सिस की तरफ रखते हैं और रिएक्टेंस को y की तरफ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को पॉजिटिव y की तरफ और इंडक्टिव रिएक्टेंस को निगेटिव y की तरफ। और ये कैसे पता चला, फेज कांस्टेंट से, देख लो। अब अगर सर्किट मिक्स रहेगा तो रेसिस्टेंस भी रहेगा, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या सिर्फ ये हो सकता है, तो तीनों हो सकता है मेरे पास, L C R, तीनों सर्किट भी मिक्स कर सकते हैं, CR सर्किट भी मिक्स कर सकते हैं, LC सर्किट भी मिक्स कर सकते हैं, LCR सर्किट भी मिक्स कर सकते हैं, LCR, और ये क्या बन जाएगा, LR सर्किट। तो LCR सर्किट, CL सर्किट, CR सर्किट, RL सर्किट, अब तीनों को मिक्स कर देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेट कैसे बनेगा, वो भी मैंने बताया कि रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस को वेक्टर की तरह ट्रीट करो, इसको एक्स एक्सिस की तरफ, इसको वाई एक्सिस की तरफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट लिख दो, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वही जेड होगा। तो प्योरली सर्किट के लिए तो क्लियर है। अब इसी को देख करके हम मिक्स सर्किट के लिए लिखते हैं, तो वही मैं करने जा रहा हूं।
मैं इसको नहीं हटाता ताकि थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। फॉर मिक्स्ड सर्किट, फॉर मिक्स्ड सर्किट, मिक्स सर्किट में सबसे पहले मैं लेता हूं सीआर सर्किट। सीआर सर्किट, सी आर, ईएमएफ का वैल्यू ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले मैं इसको ये लिख देता हूं कि इम्पिडेंस जो जेड फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। और मैं क्या लिखा था, आई ये मैं ऐसा लिखूंगा तो आई कैसा लिखूंगा, आई नॉट, या इसी को आई नॉट को ई नॉट अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर फाइव कैसे फाइंड करूंगा और जेड कैसे फाइंड करूंगा, इसके बारे में मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉर मिक्स सर्किट नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ, फॉर मिक्स सर्किट द impedance for mixed circuit, the impedance is obtained by assuming resistance along x, assuming resistance and reactance as a vector along x axis and y axis, obtained by assuming resistance and impedance as vectors along x axis and y axis respectively. The vector sum of the resultant vector, the resultant of two gives impedance of the circuit. तो दोनों का, इसका और रिएक्टेंस में ये लो या ये लो या दोनों लो, तो रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का रिजल्टेंट क्या देगा अपने को, इम्पिडेंस। और इस फेज फैक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको या फेज फैक्टर भी बोलते हैं, तो इसके बारे में मैं लिख रहा हूं। द फेज फैक्टर और फेज कांस्टेंट, जिसको फाइव बोल रहे हैं, इज ऑब्टेन्ड is angle between resistance and impedance। ये जनरल हो गया। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कि कैसे लिखेंगे Z और फाइव फॉर सीआर सर्किट। सीआर सर्किट के लिए कर रहा हूं, मिक्स सर्किट में कर रहा हूं हम लोग। फॉर सीआर सर्किट, मिक्स सर्किट में सबसे पहले मैं सीआर सर्किट ले रहा हूं। तो सीआर सर्किट में
ये कैपेसिटेंस और ये रेसिस्टेंस, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आर सी। अगर मैं EMF को ई नॉट साइन ओमेगा टी कहूँ और I को मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी कहूँ, तो आई नॉट का वैल्यू होगा ई नॉट बाई जेड। और जेड कितना, अगर ये रिएक्टेंस है और ये रेसिस्टेंस है, मैं इधर दिखाता हूं, ये रेसिस्टेंस है और ये रिएक्टेंस है। मान लो सिर्फ कैपेसिटिव है, अभी ऐसा मान लो, ऐसे कैपेसिटिव भी तो है, रेसिस्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यही तो Z बनेगा। और ये वैल्यू कितना, आर स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, ये, और यही मेरा फाई है। बताया था Z और R के बीच का एंगल को बोलते हैं फाई। तो यहाँ पर यहाँ फाई है। EMF को ऐसे लिखेंगे तो करंट को फेज के साथ कुछ लिखेंगे ना, दोनों का फेज का कोई डिफरेंस है जिसको मैंने फाई माना है, तो ये फाई यहाँ है और Z क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो Z कितना हो जाएगा, यहाँ से Z का वैल्यू कितना है, आर स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, और XC का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये हो गया। तो यहां से हम लोग पीक करंट देखो तो लिख सकते हैं CR सर्किट के लिए कितना, ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और XC की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये पीक करंट हो गया। फाई कैसे देखेंगे, फाई जैसे तुम्हें देखना हो, साइन से देखना हो, कॉस से देखना हो, टैन से देखना हो, मैं टैन से देखता हूँ। ये XC परपेंडिकुलर XC बेस R, tan फाई इक्वल टू XC अपॉन R। यहां से फाई निकाल लेंगे हम लोग, फाई का वैल्यू tan इनवर्स XC अपॉन R। अब ध्यान दो, अगर EMF दे दे तो करेंट का वैल्यू भी लिख सकता हूं मैं, पीक करंट भी लिख सकता हूं, पीक करंट लिख सकता हूं, और यहां से फेज फैक्टर या फेज कांस्टेंट मैं ऐसे फाइंड कर लूंगा। तो EMF दे तो मैं करंट लिख सकता हूं, और यहां से ये पता चल रहा है कि करंट लीड कर रहा है। क्यों लीड कर रहा है, इस साइड वाला एंगल पॉजिटिव, इस साइड वाला एंगल नेगेटिव। अगर XC ना होकर के XL होता तो ये रिजल्टेंट इधर होता और इधर होता, इसका मतलब यहाँ पर फाई माइनस साइन के साथ होता। तो ये ध्यान रखना है, कैपेसिटिव था इसलिए लीड कर रहा है, अगर इंडक्टिव होता और रेसिस्टेंस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। तो अगर अपने को ये पता है तो ये लिख सकते हैं, इसमें अपने को ये लिखना है, और इसको लिखने के लिए क्या चाहिए, Z कैसे फाइंड करेंगे, रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का रिजल्टेंट। फाई कैसे फाइंड करेंगे, Z और R के बीच का एंगल, जो कि यहां से फाइंड कर लेंगे। तो मिक्स सर्किट में अगर EMF पता हो तो करंट लिख सकते हैं, पीक करंट लिख सकते हैं, फेज कांस्टेंट लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।